हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जाना था। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या वैलिडिटी होती है, इन सब के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑफ़र या प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस की इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक ऑफ़र का मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक एन ऑफ़र, टू whom ऑफ़र इज़ मेड, क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि एक ऑफ़र वैलिड ऑफ़र बने, लैप्स ऑफ एन ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट एंड टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है मीनिंग ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र का मतलब यही होता है दोस्तों, जैसे हमने पहले भी समझा था, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा बताता है कि वो ये काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि उसको सामने वाले व्यक्ति का एसेंट, सामने वाले व्यक्ति की अनुमति मिले, तो वो प्रपोजल या प्रस्तावना कहलाता है। When one person signifies to another his willingness with view to obtain assent of that to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब ये कैसे कर सकता है? इसको ऑफ़र देने के दो तरीके होते हैं। या तो एक्सप्रेस, आप बोल के या लिख के दे दो कि मेरी ये इच्छा है, तो वो एक्सप्रेस ऑफ़र हो जाता है। एक होता है इम्प्लाइड, जो कंडक्ट से, पर्सन के एक्ट से पता चलता है कि उसका ये ऑफ़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने और उसका पेमेंट दे के आते हो, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इम्प्लाइड ऑफ़र का। यहाँ पे आपने अपनी इच्छा बताई कि आपको खाना खाना है और उसके रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट देना है। आपने बोला नहीं, आपने कहीं लिख के नहीं दिया, आपके एक्ट से, आपके आचरण से ये पता चला कि आपकी ये इच्छा है। तो ये होता है इम्प्लाइड ऑफ़र। अब ये किसको दिया जा सकता है? पहला बताता है स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र का इतना मतलब होता है दोस्तों कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान को दे सकते हो या आप ग्रुप ऑफ पीपल को दे सकते हो, जिसमें आपको पता है कि आपको जो परफॉर्मेंस लेनी है वो ए व्यक्ति से लेनी है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से लेनी है। तो उस टाइप के ऑफ़र जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाते हैं। जनरल ऑफ़र होते हैं जो पब्लिक को दिए जाते हैं। इसमें आप डिफ़ाइन नहीं करते कि मुझे सिर्फ इस पर्सन से ये परफॉर्मेंस लेनी है या इससे नहीं लेनी है। आप इन जनरल एक ऑफ़र देते हो, एक साधारण प्रस्तावना देते हो, और कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसके रिस्पेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या रूल्स होते हैं एक वैलिड ऑफ़र बनने के लिए। सबसे पहला आता है कि ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सामने वाले व्यक्ति को ऑफ़र का कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा। जब तक विलिंगनेस ही नहीं पता होगी सामने वाले व्यक्ति को, तो आप नहीं कर सकते उसको परफॉर्म। इसमें हम देखते हैं 3 इम्पॉर्टेंट केसेस। पहला केस आता है बोल्टन वर्सेस जोन्स का। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जोन्स ने बोला था कि मुझे 50 फीट ऑफ लेदर खरीदना है। उसने ये ऑफ़र एक्स को दिया था। एक्स ने मीनवाइल क्या किया, अपना बिजनेस ये बोल्टन को बेच दिया। तो बोल्टन ने एक्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्मेंस दी और जोन्स को 50 फीट ऑफ लेदर डिलीवर किया। जोन्स ने लेने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने यही बोला कि जो कम्युनिकेशन हुई थी वो जोन्स और एक्स के बीच में हुई थी, बोल्टन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो जब तक आपको कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है ऑफ़र की, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा परफॉर्म करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। दूसरा केस आता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जनरल ऑफ़र के रिस्पेक्ट में। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसमें ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था और बोला था कि कोई भी इंसान अगर हमारी इस स्मोक बॉल को, जो कि एक तरह की दवाई है, इसको कंज्यूम करेगा, तो उसको इन्फ्लुएंजा अगर हो गया तो हम उसे 100 पाउंड्स एज अ रिवॉर्ड देंगे। तो मिसेस कार्लिल जो थी, उन्होंने स्मोक बॉल कंज्यूम करी और उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो वो जाके क्लेम किया उन्होंने। तो कार्बोलिक कंपनी जो है, उन्होंने देने से मना कर दिया और ये बोला कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमने तो आपको ऑफ़र दिया ही नहीं। उसमें
कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट जो आप डिक्लेयर करते हो कहीं पे, तो वो जनरल ऑफ़र की कैटेगरी में आते हैं, और इसका मतलब होता है कि ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेट हो चुका है पब्लिक में। कोई भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है और वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, और आप उसमें बाइंड हो जाते हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। थर्ड केस आता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इसमें ये हुआ था दोस्तों, गौरी दत्त का जो नेफ्यू, जो भतीजा है, वो खो गया था, और लालमन जो है वो उनके यहाँ पे काम करता था। तो लालमन गया ढूंढने भतीजे को, नेफ्यू को। पीछे से गौरी दत्त ने एक इन्फॉर्मेशन निकाली कि कोई भी अगर मेरे भतीजे को ढूंढ देगा तो उसको 500 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा। लालमन उनको ढूंढ के ले आते हैं। लालमन क्लेम करते हैं कि मुझे भी 500 रुपये का अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि मैं ढूंढ के लेके आया। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ आपको नॉलेज नहीं थी कि क्या ऑफ़र है, आप तो पहले ही चले गए थे, आपको पता ही नहीं कि ऑफ़र क्या है। तो जब ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हुआ आपको, तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है फ्रेंड्स कि कोई भी प्रस्तावना, कोई भी ऑफ़र दिया गया है, उसका कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, और जिसको कम्युनिकेट हुआ है सिर्फ वो ही परफॉर्म करे, कोई और परफॉर्म करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफ़र। ध्यान रखने की बात यह है कि सिर्फ एक पार्ट जानने से नहीं होगा, जितने भी रूल्स लगे हैं आपके ऑफ़र में, जितनी भी आपकी प्रस्तावना में जो भी पॉइंट्स हैं, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सामने वाले को। अगर ऐसा नहीं है तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। आइए इन दोनों केसेस से समझते हैं। पहला केस है हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक्स ने एक टिकट परचेज़ किया था ट्रैवल करने के लिए। देखिए ये एक तरीके का इम्प्लाइड ऑफ़र का एग्जाम्पल हो गया। एक्स ने टिकट परचेज़ किया ट्रैवल करने के लिए। टिकट के पीछे लिखा हुआ था कि अगर आपका लगेज खो जाता है तो कंपनी लायबल नहीं होगी। एक्स का लगेज खो गया ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ कंपनी के जो लोग थे, उनकी नेग्लिजेंस के कारण एक्स का लगेज खो गया। एक्स ने क्लेम किया तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, एक्स को जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी जो कंडीशंस है वो क्लियर नहीं है और आपने कंप्लीट कम्युनिकेशन दिया ही नहीं था एक्स को। जब एक्स को पता ही नहीं कि ऐसी कंडीशंस है तो आप कैसे उस बेसिस पे अपना स्टैंड ले सकते हो। यहीं पे दूसरा केस इससे रिलेटेड है, वो देखते हैं। पार्कर वर्सेस एसई रेल कंपनी। इसमें ये हुआ था, पार्कर ने अपना कुछ सामान क्लॉक रूम में रखा था रेलवे कंपनी के और टिकट लिया उसका। तो उस टिकट पे क्लियरली मेंशन था कि कुछ कंडीशंस हैं जो पीछे लिखी हुई हैं, उन्हें ज़रूर पढ़िए। तो ये आप यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्लियर डिक्लेरेशन कर रखा है, क्लियर डिस्क्लेमर दे रखा है कि और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको शायद नहीं पता होगी, तो आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिए। वहीं पे हैंडरसन वाले केस में क्या हुआ था, पता ही नहीं था कि कुछ कंडीशंस हैं। तो डिफरेंस यहीं पे आता है। इसलिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफर होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है एन ऑफर मस्ट नॉट थर्स्ट द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन ट्रांसफरी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपने ऑफ़र दिया है सामने वाले व्यक्ति को, अगर वो उसके कंप्लाइंस नहीं करता है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है, उस रिस्पेक्ट में काम नहीं करता है, तो आप उसको एक्सेप्टेंस या स्वीकृति नहीं मान सकते। आप ये बर्डन सामने वाले पे नहीं डाल सकते कि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूँगा। ये जो केस है फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले, इसमें यही हुआ था। ए ने बी को बोला कि मैं अपना हॉर्स बेच रहा हूँ आपको 500 रुपये में, बेचना चाहता हूँ आपको 500 रुपये में। अगर आपने संडे तक रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये मान लूँगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो है ये वैलिड ऑफ़र नहीं है, आप सामने वाली पार्टी पे बर्डन नहीं डाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड एन ऑफर। एक टर्म होता है फ्रेंड्स क्रॉस ऑफर। इसका मतलब ये होता है कि जब दो व्यक्ति एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, व्हेन टू पर्सन्स एट द सेम टाइम एक दूसरे को ऑफ़र देते हैं और दोनों को ही नहीं पता है कि सामने वाला पर्सन भी ऑफ़र देने वाला है, तो वो जो अरेंजमेंट है वो क्रॉस ऑफ़र कहलाता है और वो एक वैलिड ऑफ़र नहीं होता है। जैसे कि
मैंने आपको बोला कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है 1 लाख रुपए में। आपने उसी समय मुझे भी बोला कि मेरे को आपकी गाड़ी खरीदनी है 1 लाख रुपए में। तो ये जो होता है ये एक क्रॉस ऑफर होता है, और ऐसे ऑफर जो होते हैं वो वैलिड ऑफर नहीं होते हैं। टू ऑफर्स विच आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट मेड बाय टू पार्टीज टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड अ क्रॉस ऑफर एंड दैट डज नॉट कंक्लूड एन ऑफर। फिफ्थ पॉइंट आता है काउंटर ऑफर। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्रॉस ऑफर में तो आप दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हो और आप दोनों को ही नहीं पता है कि सामने वाला भी ऑफर देने वाला है। काउंटर ऑफर, प्रति प्रस्तावना, इसमें क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको ऑफर देता है और आप उस ऑफर के जो ओरिजिनल टर्म्स हैं उसको नहीं मानते हो और अपनी तरफ से ही कोई और टर्म रख देते हो उस ऑफर में, तो वो काउंटर ऑफर में कहलाता है। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला आप मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीदोगे। आपने बोला नहीं, 1 लाख तो नहीं, मैं 50,000 रुपये में खरीदूंगा। तो आपने क्या किया, ओरिजिनल ऑफर जो 1 लाख रुपए में परचेज करने का था गाड़ी को, उसको तो रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह दूसरा ऑफर दे दिया 50,000 में खरीदने का। तो ये काउंटर ऑफर कहलाता है और ये काउंटर ऑफर जो होता है वो एक वैलिड ऑफर नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। फ्रेंड्स, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ऑफर एंड एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर। प्रस्तावना और निमंत्रण। निमंत्रण या इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि वो फाइनल नहीं होता है, उसमें आप सिर्फ सामने वाले पर्सन को इनवाइट करते हो, सामने वाले पर्सन को निमंत्रण देते हो किसी ऑफ़र के, किसी प्रस्तावना के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, इसको हम अच्छे से समझते हैं, जो प्राइस टैग लगे हुए होते हैं शोरूम्स में, वो बेस्ट एग्जांपल होता है इनविटेशन टू ऑफ़र का। उसमें क्या है फ्रेंड्स कि आप सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, आपको पसंद आता है तो आप खरीदते हो। तो ये एक सिंपल सा निमंत्रण होता है, इनवाइट करने का तरीका है ये। इसमें आप सामने वाले व्यक्ति को बुलाते हो, अगर उसको वो चीज़ पसंद है तो वो खरीदता है और आपको पेमेंट देता है। जब वो खरीदता है उस चीज़ को तो वो एक ऑफ़र बन जाता है। उससे पहले वो इनविटेशन टू ऑफ़र ही रहता है और इनविटेशन टू ऑफ़र जो है वो कभी भी वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। सिंपल है फ्रेंड्स, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी घोषणा की गई हो कि हम आगे जाके ये ऑफ़र करेंगे, तो वो घोषणा को आप वैलिड ऑफ़र नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक तो ऑफ़र आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ घोषणा ही हुई है। अ डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट मेयरली इंडिकेट्स दैट एन ऑफ़र विल बी मेड इनवाइटेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में जाके ऑफ़र होगा, अभी तो सिर्फ डिक्लेरेशन हो रहा है, तो डिक्लेरेशन इज़ नॉट अ वैलिड ऑफ़र। एट्थ होता है ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप अपनी इच्छा बता रहे हो, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस टर्म्स होने चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी इच्छा है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को क्लियर शब्दों में समझ में आ जानी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करे। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा लैप्स ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र कब ख़त्म हो जाता है या कैसे ख़त्म हो जाता है। पहला होता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब विखंडन कर देना उस चीज़ का। तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन ये बताता है कि कोई भी, जिस पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया है, अगर वो उस ऑफ़र को ख़त्म करना चाहता है या विड्रॉ करना चाहता है तो उसको रिवोकेशन बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र मीन्स विड्रॉवल और कैंसिलेशन ऑफ ऑफ़र। फर्स्ट स्टेज पे जो ऑफ़र दी गई थी वो बाद में अगर ऑफ़रर को लगता है या जिसने आपको ऑफ़र दिया है उसको लगता है कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं देना है ऑफ़र, और वो विड्रॉ करना चाहता है या कैंसिल करना चाहता है, उसको रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र बोलते हैं। तो वो एक नोटिस देता है विखंडन का, नोटिस देता है रिवोकेशन का, उससे ऑफ़र लैप्स हो जाता है। बट यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि वो जो नोटिस है
वो कब तक दे सकता है? ऐसा नहीं है कि वो किसी भी समय नोटिस दे सकता है। वो नोटिस तब तक ही दे सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना मिली हो। एक बार एक्सेप्टेंस मिल गई तो बाद में वो रिवोक नहीं हो सकता। ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, बट रिवोकेशन इज इफेक्टिवली ओनली इफ इट इज मेड बिफोर ऑफर इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट होता है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम सिंपल सा ये बताता है कि जब ऑफ़र दिया था तो उसमें कुछ टाइम स्पेसिफाई कर रखा था, कुछ समय बता रखा था कि इस समय में ही आपको ये काम करना है या इस समय में ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अगर वो नहीं करते हो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ अगर समय नहीं बता रखा है, जैसे कि बोला था कि अगर आप एक हफ्ते में बता देते हो तो हम मान लेंगे कि ये एक्सेप्ट हो गया। अगर आप एक हफ्ते में नहीं बताते हो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई समय नहीं बता रखा है तो जो भी रीज़नेबल टाइम होता है वो कंसिडर किया जाएगा। ऑफर लैप्स इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विथ इन टाइम स्पेसिफाइड और विथ इन रीजनेबल टाइम व्हेन नो टाइम स्पेसिफाइड। थर्ड आता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। दोस्तों, अगर किसी ऑफ़र में कोई शर्त रखी गई है कि ये शर्त मानोगे तो ही ऑफ़र होगा, और अगर आप वो शर्त नहीं मानते हो तो ऑफ़र नहीं होगा। तो ऑफ़र कब लैप्स हो सकता है? जब जो कंडीशन लगाई थी पहले, जो कंडीशन प्रेसिडेंट था, जो शर्त लगी थी, वो पूरी नहीं हुई तो ऑफ़र लैप्स हो जाएगा, ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। If offer requires some condition to be fulfilled, then offer lapse on non-fulfillment of condition. फोर्थ, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जैसे हमने ऊपर समझा था यही होता, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जो सबसे पहला ऑफर आया था, जो सबसे पहला प्रस्तावना आई थी, उसको रिजेक्ट करना, जो रिजेक्ट कर देता है उसको ही काउंटर ऑफर कहते हैं। उससे भी जो हमारा ओरिजिनल ऑफर है वो लैप्स हो जाता है। फिफ्थ आता है एक्सेप्टेंस इज़ नॉट मेड इन प्रिस्क्राइब मोड। जब ऑफरर ने आपको बता दिया कि मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ और अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है इसके रिस्पेक्ट में, आपको अगर अनुमति देनी है मुझे, तो आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि वो बोलता है आप लिख के मुझे अनुमति दो, नहीं तो वो बोलता है कि आप मुझे बोल के अनुमति दो, और अगर आप वैसे नहीं देते हो तो ऑफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं दी गई है तो वो ऑफ़र को लैप्स कर देती है। सिक्स्थ पॉइंट आता है डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी। दोनों पार्टी में से कोई अगर मर जाता है या कोई इंसेन या पागल हो जाता है तो भी ऑफ़र लैप्स हो जाता है। सेवेंथ, रिजेक्शन बाय ऑफरी। जब आपको अनुमति ही नहीं मिली, जिसके लिए आपने अपनी इच्छा दी थी सामने वाले व्यक्ति को, और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने उसको स्वीकारा ही नहीं, तो आपका ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। एट्थ आता है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपको विलिंगनेस बताई सामने वाले व्यक्ति ने कुछ काम करने की, बट बाद में जाके वो काम करना पॉसिबल नहीं है, या जो भी सब्जेक्ट मैटर था काम का वो डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ भी उस पर काम करना पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑफ़र लैप्स कर जाता है। एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बोला आप मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में ख़रीदोगे, आपने बोला हाँ मैं ख़रीदूँगा, बट बीच में क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी ही पूरी ख़राब हो गई, टूट गई, तो मेरा जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा ऑफ़र रहा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों से, इन सारे पॉइंट से जो आपका ऑफ़र होता है वो लैप्स कर जाता है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का। When person to whom offer is made signify his assent, the proposal is said to be accepted. जब किसी व्यक्ति ने प्रपोजल, प्रस्तावना दी थी और उसको उसके रिस्पेक्ट में एसेंट, अनुमति मिल गई, तो वो एक्सेप्टेड कहलाता है। स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या होता है, पर्सन जिसको दिया था हमने प्रपोजल, उससे ही हमको एक्सेप्टेंस मिलती है। आगे चलते हैं। जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र जो कि हमने आगे देखा था कि जो पब्लिक को दिया जाता है, तो एक्सेप्टेंस कैसे माना जाएगा कि ये एक्सेप्ट हो गया? दो तरीके से, या तो उस पर्सन को नॉलेज है उस ऑफ़र की और उसने उस ऑफ़र के रिस्पेक्ट में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको फुलफ़िल किए हों। जनरल ऑफ़र के केसेस में एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय एनी पर्सन। कोई भी पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक को दिया गया ऑफ़र होता है।
तो कुछ स्पेसिफिक तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई भी पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको नॉलेज हो उस ऑफ़र की और वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करता हो। अब जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, जैसे कि एक ऑफ़र की तरह। अब मैं आपको लिख के या बोल के भी बता सकती हूँ, या मैं आपने जो भी मुझे बोला था उसको परफॉर्म कर देती हूँ, तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाती है। आगे चलते हैं, क्या रूल्स होते हैं एक एक्सेप्टेंस के लिए। वैलिड एक्सेप्टेंस तभी मानी जाती है जब वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होती है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो ऑफरी है, मतलब जिसको ऑफ़र दिया गया था, जो पर्सन एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो सारे के सारे टर्म जितने भी ऑफ़र हैं उन सब पे एग्री कर रहा है। अगर वो सब पे एग्री कर रहा है तभी वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस मानी जाती है, वो पूरी स्वीकृति मानी जाती है। अगर वो सारे टर्म्स पे एग्री नहीं कर रहा है तो वो वैलिड स्वीकृति नहीं है। उसको सब पे एग्री करना है जो भी ऑफ़र के टर्म्स हैं, और कोई कंडीशन साथ में नहीं लगानी है। अगर वो कोई कंडीशन लगा देता है तो जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड हो जाती है, क्वालिफाइड हो जाती है और वो वैलिड नहीं मानी जाती। तो एक्सेप्टेंस का एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो स्वीकृति आप दे रहे हो आपको अपने मन में या अपने दिमाग में नहीं रखनी है, उसको सामने वाले व्यक्ति को बताना भी है। जब तक आप एक्सेप्टेंस बताओगे नहीं, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। अब बात यही आती है कि एक्सेप्टेंस किसको देनी है। एक्सेप्टेंस उसी इंसान को देनी है जिसने आपको प्रपोजल दिया है। एक्सेप्टेंस ऑफरर को ही देनी होती है, जो आपको अपनी इच्छा बता रहा है उसी को आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है। इसका जो केस है वो है फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, जो हमने आगे भी देखा था, जिसमें कि जो फेल्ट हाउस है वो अपने भतीजे को बोलता है कि मुझे ये 500 रुपये में तुम्हारा घोड़ा ख़रीदना है। अब जो इसका नेफ्यू है वो क्या करता है, फेल्ट हाउस को तो जवाब नहीं देता है, बट अपने मैनेजर को बोल देता है कि ये घोड़ा किसी और को मत बेचना क्योंकि मुझे इसे फेल्ट हाउस को देना है। तो ये जो है, ये इसने एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं करके किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करी है, और ऐसे जो होते हैं वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माने जाते हैं। फोर्थ आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि एक्सेप्टेंस हमें किसको देनी है। फोर्थ पॉइंट बताता है एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है। तो स्वीकृति वो इंसान दे सकता है जो कि ऑथराइज्ड है ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। फिफ्थ बताता है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्या तरीका होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने आगे भी समझा था, अगर क्लियरली बता रखा है कि आपको इस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है, लिख के देना है मुझे या बोल के बताना है मुझे, तो वो ही मैनर फॉलो करना है, और उस मैनर में अगर दी जाएगी तो ही एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। अगर कोई मैनर नहीं बता रखा है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, स्वीकृति कैसे देनी है, तो जो भी रीज़नेबल तरीका है, अगर आप हमेशा ही लिख के जवाब देते हो तो लिख के ही करना पड़ेगा। तो जो भी रीज़नेबल टर्म्स हैं, रीज़नेबल मैनर है, उससे ही एक्सेप्टेंस देनी होती है। सिक्स्थ आता है टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरर ने क्लियरली बता रखा है कि आपको इतने समय में मुझे स्वीकृति दे देनी है या इतने समय में आप मुझे जवाब दे दीजिए, उतने समय में ही अगर आप एक्सेप्टेंस दे देते हो तो वो वैलिड मानी जाती है। अगर कोई टाइम नहीं बता रखा है तो जो भी रीज़नेबल टाइम है, जितना भी एक्चुअल नॉर्मल टाइम लगना चाहिए, उतना टाइम को कंसिडर करते हुए ही आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्सेस और रिवोक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो ना, वो आप कब तक दे सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी समय जब ऑफ़र दिया उसके बहुत दिनों बाद जाके आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं है होना चाहिए। एक्सेप्टेंस आप कब दे सकते हो, जब तक ऑफ़र एग्जिस्ट करता है। अगर ऑफ़र रिवोक हो गया और या ख़त्म हो गया
तो उसके बाद अगर आप जाके एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस आप कब दे सकते हो? जब तक ऑफ़र एग्जिस्ट करता है तब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, या सामने वाले व्यक्ति ने अपने ऑफ़र को रिवोक, अपने ऑफ़र का विखंडन नहीं किया है, उससे पहले तक आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। 8th आता है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। 2 तरीके से एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, या तो आप परफॉर्म कर दो, जो भी ऑफ़र में लिखा गया है उसको आपने परफॉर्म कर दिया तो मान लिया जाएगा कि आपने अपनी स्वीकृति दे दी है, या आप उससे रिलेटेड जो भी कंसीडरेशन का पॉइंट है उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर इन दोनों में से आपने कुछ भी कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा आपने स्वीकृति दे दी है। चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 और 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बताता है कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ऑफ़र के रिस्पेक्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। ऑफ़र के रिस्पेक्ट में जो कम्युनिकेशन है वो तब कंप्लीट होता है जब सामने वाले पर्सन जिसको ऑफ़र दिया जा रहा है उसको नॉलेज मिल जाती है कि हाँ भाई ऐसा कुछ ऑफ़र हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को ऑफ़र दिया, ए ने 11 मई को ऑफ़र दिया कि मेरे को ये गाड़ी बेचनी है आपको, लेटर के थ्रू दिया, और बी को वो लेटर मिला 14 मई को, बी ने उसको पढ़ा 15 मई को। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये कन्फ्यूजन भी आता है कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, जब बी को लेटर मिला तब, या बी को जिस दिन बी ने उसको पढ़ा तब। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र तब कंप्लीट होगा जब उसको नॉलेज हो जाएगी। यहाँ उसको लेटर 14th को ही मिल गया था तो ये कंप्लीट माना जाएगा, वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है उसको ऑफ़र की, तो वो कंप्लीट माना गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन का। तो फ्रेंड्स, इसमें भी 2 बातें हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब ऑफरर के रिस्पेक्ट में रिवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है। तो जैसे कि हमने देखा था कि ए ने बी को ऑफ़र दिया था 11 मई को, बी को मिल गया था 14 मई को, और उसने अपनी एक्सेप्टेंस कब दी थी? 17 मई को। तो फ्रेंड्स, अगर ए को रिवोक करना है, ए चाहता है कि अपने ऑफ़र को वो रिवोक करे, तो वो 17 मई से पहले कभी भी कर सकता है। इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज बताती है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब बी ने 17 मई को जब लेटर पोस्ट किया था उससे पहले कभी भी ए अपना ऑफ़र जो है वो रिवोक कर सकता है। दूसरा बताता है कि कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, विखंडन का कम्युनिकेशन ऑफरी के रिस्पेक्ट में, पर्सन टू हुम इट इज़ मेड इज़ ऑफरी के रिस्पेक्ट में कब माना जाता है कंप्लीट हो गया? जब वो उसकी नॉलेज में आ जाता है। इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज बोलती है द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जैसे ही बी ने 17 मई को लेटर पोस्ट किया था और ए को सपोज करो 20 मई को मिला, अब एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड मतलब ऑफरी को अगर रिजेक्ट करना है अपने एक्सेप्टेंस को, रिवोकेशन देना है अपने ऑफ़र की एक्सेप्टेंस को, तो वो 20 मई से पहले कभी भी दे सकता है। जब तक सामने वाले की नॉलेज में नहीं आता उससे पहले वो कभी भी रिवोक कर सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन। इसमें फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दोनों के रिस्पेक्ट में, ऑफ़र के रिस्पेक्ट में और एक्सेप्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या टाइम लिमिट होती है किसी भी ऑफ़र को या एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की। ये सेक्शन 5 में बताया गया है। तो जो टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन है ऑफ़र के रिस्पेक्ट में वो है बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। इसको सिंपल समझते हैं फ्रेंड्स। अगर व्यक्ति को अपना ऑफ़र, अपना प्रस्ताव
प्रस्तावना अगर रिवोक करनी है, विखंडन करना है उसका, तो वो कब तक कर सकता है? जब तक सामने वाला व्यक्ति, जब तक ऑफरी जो है वो इन रिटर्न या कैसे भी अपना लेटर पोस्ट नहीं कर देता, उससे पहले पहले ऑफ़र को रिजेक्ट किया जा सकता है। एक बार उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? जो अभी हमने ऊपर देखा था, जैसे ही वो लेटर पोस्ट कर देता है तो हम मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो उससे पहले पहले वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकता है। अब अगर ऑफरी को एक्सेप्टेंस अपनी वो करनी है, रिवोक करनी है, तो वो कब तक कर सकता है? तो एक्सेप्टेंस का जो टाइम लिमिट है वो है बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द ऑफरी में मतलब यही है कि अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो जब तक सामने वाले को नॉलेज नहीं हो जाती, जब तक उसको लेटर जो उसने पोस्ट किया था वो रिसीव नहीं हो जाता कि हाँ भाई एक्सेप्टेंस हो गई है, उससे पहले पहले वो जो ऑफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।